नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित भाईचारा, सद्भाव, सहयोग, अखलाक मोहब्बत लाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमारे भारतीय भाई बहन और विशेष करके जो पिछड़े इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है और भी इसी तरह के इलाकों से भी, दूर दराज के भी इलाकों से भी, तमिलनाडु है, यहाँ तक कि वो अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है और भी जो पूर्वोत्तर भारत के भी क्षेत्र हैं, वहाँ से भी भारतीयता के प्रति जो है एक लगाव की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसको व्यापक पैमाने पर ले जाने की आवश्यकता है। यह सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना जरूरी है और उनको जानना भी जरूरी है कि भारतीय अवाम ताकत दल ने YouTube के माध्यम से इस देश को मजबूत करने के लिए, देश में बिखराव और नफरत को समाप्त करने के लिए लगभग 930 या 940 के आसपास वीडियो जो है, और जो कि कोई शुरुआती तौर वाले तो कोई 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट के, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100 के बाद जो है वो करीब पौन घंटा और 200 के बाद जो है वो 1 घंटे के वो अंतराल के हैं सब। ये वीडियो 930 या 940 तो जो कि YouTube पर वो उपलब्ध है। यदि ये सभी 930 या 940 जो कि देश में एकता, देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा और भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत लाने के लिए ये जो 930 या 940 और जैसे ये मैंने वीडियो YouTube पर जो उपलब्ध हैं और उनमें जो है शुरुआती यानी 100-150 को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है वो 1 घंटे के आसपास के आपको मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी सामग्री है। ये हमारे
भारतीय भाई बहनों के तक ये पहुंचाई जाए, जन जन तक पहुंचाई जाए, तो वो सभी लोग इसके महत्व को समझेंगे और भारतीयता आधारित एकता और भावनात्मक एकता भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल इंटेग्रिटी, अखंडता, उसको लाने में बहुत मदद मिलेगी और बहुत इसमें तेज गति आएगी। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये अनुरोध है कि YouTube पर पड़े हुए सभी 930 और उसमें जो दिया गया है कि यदि आप उसको ढूंढना है वो YouTube पर, तो YouTube पर जो है आप जो है भारतीय अवाम ताकत दल ये लिख करके आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारतीय की जो स्पेलिंग जो दी गई है BHAARATEEY, थोड़ी सी स्पेलिंग थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन एक बार अभ्यास हो जाएगा तो मिल जाएगी। BHAARATEEY भारतीय। उस प्रकार अवाम की है AWAAM अवाम, ताकत TAAQAT ताकत, TAAQAT ताकत दल DAL। ये मैं फिर से कह दे रहा हूँ धीरे धीरे। भारतीय BHAARAT माने टाटा के TEEY, ये भारतीय हो गया। अवाम AWAAM अवाम, और ताकत टाटा के TAAQAT ताकत DAL। ये टाइप करके सर्च मारेंगे, आपको वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं इसको हो सकता है कि 2-3 और वीडियो में इसको लगातार बताऊं, और ये बहुत ज़रूरी है। ये इस देश के लिए जो है वो अमूल्य निधि है, और इसका प्रचार प्रसार होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस देश भारत में किस तरह की सोच हमारे भारतीय भाई बहनों में होनी चाहिए, किसी की आवश्यकता है, और किस तरह की सोच और किस तरह के दृष्टिकोण जो बनाए गए हैं, और उन्हीं दृष्टिकोणों से, उन्हीं सोच के आधार पर ये जो हमारे देश में जो विखंडनकारी ताकतें हैं, और हमारे देश में विखंडन किस आधार पर, वही जो जाति आधार पर, संप्रदाय आधार पर, और भाषा आधार पर, और भाषागत जो प्रांत बने हैं वो प्रांत आधार पर विखंडन पैदा करके और भी उनके अस्त्र हैं, और भी उनके हथियार हैं, खतरनाक हथियार हैं, जो समूह के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, और कभी कभी तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आधार पर। तो ये विखंडनकारी ताकतें, और ये हमसे आपसे वोट छीन करके वो ताकत हासिल करती हैं और सत्तासीन होती हैं। और ये जाति आधार पर, संप्रदाय आधार पर जो है, जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। संविधान, जैसा कि इसके पहले भी बताया गया था, बाबा साहब ने ये बताया
कि हमारा संविधान एक मेल्टिंग पॉट है, यानी पिघलाने वाला एक बर्तन है, जिसने हमारी जितनी भी पहचान रही हो, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर और भी आधार पर, सभी पहचान को, सभी आइडेंटिटीज को पिघला करके उसने बस एक पहचान दिया, भारतीय नागरिक। इसी को आगे बढ़ाना था, इस भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन इस देश की जो दुश्मन ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें हैं, इन्होंने कभी भी हमारे भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक के रूप में एहसास करने का ये बात कभी समझाई नहीं, न बताई। और फिर वही जातियों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर, प्रांतों के आधार पर एक तो विखंडन, भेद विभेद, नफरत, और उसी आधार पर यानी वोट छीनने की साजिश चलती रही। ये पहली बार मैं जहाँ तक वो विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि और हमारे कई भारतीय भाई बहन भी कह रहे हैं कि पहली बार भारतीय वाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों को भारतीयता का एहसास कराने के लिए यह भी फिलहाल YouTube के पैगाम के माध्यम से कर रहा है। इसको पूरे देश में एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया भी एक आंदोलन है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारा सोशल मीडिया, जिसमें कि हमारा YouTube आता है, हमारा ये फेसबुक आता है, हमारे व्हाट्सएप आते हैं, हमारे जो है इंस्टाग्राम आता है, ट्विटर आता है, कू ऐप भी आता है। तो ये भी एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और यह भी काफ़ी कुछ जो है जागरूकता पैदा करने में सहायक हो सकता है। तो वैसे ये भारतीय वाम ताकत दल संसाधन के लिए भी संघर्ष इसका चल रहा है, और जो जब तक और पूरी उम्मीद है कि उसका भी इंतजाम हो रहा है। तो अभी सोशल मीडिया के जरिए जो क्रांति जो लानी है, आंदोलन जो लाना है, तो उसमें ये YouTube पर भारतीय वाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि को स्थापित करने के लिए ये कोशिश भारतीय वाम ताकत दल इसके द्वारा कर रहा है। और हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम भी वो देश के कोने कोने से, लेकिन अभी व्यापक पैमाने पर आना बाकी है, व्यापक पैमाने पर। और व्यापक पैमाने पर है उस जागृति, अन्य कुछ ये शब्दावली प्रयोग करते हैं कि सुनामी या लहर। तो सुनामी लहर की बात छोड़ दीजिए, यानी व्यापक पैमाने पर जन जन में जो है कि यही भावना की है, देश हमारा राष्ट्र भारत है, और हम देशवासी वो भारतीय हैं, और सभी देशवासी भारतीय हैं। इसलिए अपने देशवासियों के बीच में जो नाता है, रिश्ता है, वो भारतीयता का है। ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी सी बात है, लेकिन इस एहसास के आयाम, इम्प्लीकेशंस बहुत ही व्यापक हैं। व्यापक इसलिए हैं कि एक बार जब ये एहसास हो जाएगा कि हमारे सभी 138 करोड़ सिर्फ भारतीय हैं, ना तो हिंदू हैं, ना तो वो तमिल हैं, ना तो मुस्लिम हैं, ना तो वो ठाकुर हैं, ना तो ब्राह्मण हैं, ना तो मलयाली हैं, ना तो गुजराती हैं। उनका असली वजूद है कि भारतीय हैं। बहुत जरा कल्पना करिए, बहुत कुछ कल्याण
इस देश का होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन और उसी माहौल को लाने के लिए भारतीय जनता के दल किसी भी परिस्थिति में या यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से ये प्रयासरत है, और भारतीय आवाम भी इसको समझ रही है। और खास करके एकता तो लाएगी ही। कुछ हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं जिनको सर्वप्रथम उनको सम्मान की जरूरत है, और इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ हमारे देश में जो नफरत फैलाने का काम करते हैं और जो नफरत फैलाने के जो काम करते हैं वो सामंतशाही और कट्टरवादी सोच के हैं। तो हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों को और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अपमानजनक शब्दों के साथ उनको संबोधित करते हैं। तो जिस वक्त ये माहौल आएगा भारतीयता का, तो उनकी प्रवृत्तियों को भी डिस्करेज करने का, हतोत्साहित करने का एक अच्छा हथियार साबित होगा, एक अच्छा अस्त्र साबित होगा। और शायद ऐसे तत्वों की हिम्मत और जरूरत और आदत छूट जाए, तो ऐसे तत्वों की भी जो हमारे भारतीय भाई बहनों के कुछ तबकों को सम्मान देने के बजाय अपमानजनक शब्दों से जो संबोधित करते हैं, उनकी भी आदत को और उनकी भी हिम्मत और जरूरत को छुड़वाने की जरूरत है। और उनकी आदत और हिम्मत को छुड़ाकर उनके इस तरह की प्रवृत्तियों को समाप्त करके या कुचल करके, और हमारे उन भारतीय भाई बहनों के तबकों, विशेष करके हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन और हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन को ससम्मान अपनाने की आवश्यकता है। और उनको सम्मान देकर के जो है वही एहसास कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई बहन हैं, आप हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और हमारे आप में कोई भेद नहीं है, कोई विभेद नहीं है, और अलग आस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अलग अलग आस्था को अनुसरण करने का पूरा प्रावधान जो है हमारे देश में दिया गया है। बस उसमें आवश्यकता इस बात की है कि वो जो अलग अलग आस्था का अनुसरण है उसको व्यक्तिगत या जाति दायरे में रखने की आवश्यकता है। सार्वजनिक जीवन में उसको लाना जो है वो समाज की समरसता का जो प्रयास है उसमें बाधक है। सार्वजनिक जीवन में मैंने वो जो पंथ से संबंधित कोई भी बात लाना जो है, जो इस भारतीय समाज में जो समरसता लानी है, जो एकता लानी है, जो सद्भाव लाना है, जो भाईचारा लाना है, उसके इस प्रयास को धक्का लगेगा यदि पंथ जो कि व्यक्तिगत विश्वास की चीज़ है उसको इसमें लाया जाए। कोई और सार्वजनिक जीवन में कोई कहे कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम तमिल हैं, गर्व से कहो हम गुजराती हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, इस तरह से जो बातें हैं उसको एसर्ट करना, उसको बल देना, उसका तांडव करना हमारे देश में जो भारतीयता आधारित समरसता और एकता लाने का जो प्रयास है उस प्रयास को धक्का लगेगा। तो ये तो रहा हमारे भारतीय भाई बहनों को किस तरह का एहसास करना चाहिए अपने देश में भारतीयता आधारित समरसता, भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत इत्यादि लाने के लिए, स्थापित करने के लिए और पैदा करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उतना ही जरूरी है
जो विघटनकारी ताकतों को अच्छी तरह पहचानिए और उनकी फितरत, उनके चरित्र को भी ठीक से आप पहचानिए और उनको चुनाव के वक्त उनको दंडित करिए। जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये बराबर वो जो है जो ये प्रयास है कि पूरे भारत को एक रखा जाए, पूरे भारतीय समाज को एक रखा जाए, भारतीय समाज को एकता के आधार पर जो है मजबूत रखा जाए, ये सारे प्रयासों को धक्का मिलता रहेगा। तो इन ताकतों को पहचानिए और ये ताकतें जब इनको वोट मिल जाता है, जब वोट मिल जाता है, ये सत्ता इनके हाथ में चली जाती है, तो ये बहुत तन जाते हैं और बेकाबू हो जाते हैं और उन्हीं से समर्थित जो है जो देश विरोधी और असामाजिक तत्व हैं उनको देश विरोधी और जो हरकत या तांडव वो निर्बाध रूप से वो करते रहते हैं। यही अब तक जो है 60-70 सालों या 75 सालों से होता चला आया है। इसके पहले जीएनपीसी रही, हमारे देश में भेद विभेद वो पैदा करके, और सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, जो कुछ और भी जो फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इर्द गिर्द जो है और भी जो तंजीमें हैं, वह भी जो जिस तरह का ये आग पैदा करती हैं नफरत वगैरह का, उसमें वो घी डालने का काम करते हैं। और उसमें कौन है? एक तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में, एक तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कट्टरवाद पैदा करने वाला एक पीएफआई है और पीएफआई भी है, सिमी भी है, और उसी का एक राजनीतिक मुखौटा है एसडीपीआई। उसी प्रकार ये आरएसएस है। आरएसएस कुछ भी कहे, आरएसएस सीधे नफरत तो नहीं फैलाता है, लेकिन जिन चीज़ों को जन्म देता है वो नफरत ही से फैलाते हैं। जैसे वो बराबर एक झूठी बात हिंदू राष्ट्र की बात कहता है, जबकि ये उसको भी पता है कि हमारा देश जो है ये संवैधानिक इकाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, ये भारत गणराज्य है, तब भी वो झूठ बोला करता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। और यही नहीं, उसके इस झूठ पर कितने लोगों की राजनीतिक दुकानें चलती हैं। आरएसएस के इस झूठ पर कि हिंदू राष्ट्र और उसके इस जाल में कई लोग बोलते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, दिखाने, और कितने लोगों की दुकानें चलती हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी दुकान ही ये जो है एक काल्पनिक, एक मिथ्या के विरोध जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके विरोध के नाम पर उसकी राजनीति चलती है। और बाकी जो व्यवहार है, खास करके जो इस तरह के जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कभी ये बात करते हैं, उसके जो असामाजिक तत्व हैं, हाँ, उनका व्यवहार तो बहुत ही घृणित और वो दंडनीय है। उनके लोग जाकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बस्तियों में जिस तरह से बोलते हैं, वो ठीक जो आरएसएस जो बोलता है उससे जो आशंकाएं पैदा होती है उसको पुष्ट करती है। ये काम आरएसएस का है। आरएसएस ने जो एक झूठी बात फैला दी हिंदू राष्ट्र की, जबकि हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, ये भारत गणराज्य है। तो उससे हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनमें एक कमजोरी है कि वो किसी भी झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं वो, और उसमें जो कुछ
सभी तो कुछ जो है उनके जो धार्मिक गुरु हैं, मुल्ला मौलवी लोग, वो और इसी आग में घी डालते हैं कि हाँ भाई ये वो हिंदू राष्ट्र ये नहीं है तो ये सब बना देंगे। और उसी का चर्निंग होता है, उसी का मंथन होता है। और इस चर्निंग और मंथन, और वो भी एक झूठ और अफवाह के आधार पर, फिर ये हमारे देश की सबसे बड़ी दुश्मन एनपीसी, और एनपीसी के साथ साथ और भी जो इसमें पैदा हो गई हैं, ये टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इसका इसी झूठ और अफवाह का दोहन करती है कि ये आरएसएस वाले या बीजेपी वाले इसको वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे और हम इसको हिंदू राष्ट्र जो है वो बनने नहीं देंगे। बस तो पूरा हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबके का एक ही एजेंडा रहता है कि बस बीजेपी को डिफीट करो। अब लोग कहते हैं कि कुछ परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आया है नहीं आया है, लेकिन उनके लिए कोई दूसरा एजेंडा होता ही नहीं है, सिर्फ बीजेपी को डिफीट करो। इस और हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है वह अल्पसंख्यक नहीं है, वह दूसरा बहुसंख्यक है। यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के बाद जो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है वो दूसरा बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं है। और तीसरा बहुसंख्यक कौन है? वो ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका। चौथा बहुसंख्यक कौन है? हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका। अल्पसंख्यक तो जो है वो जो बौद्ध वाले हैं, जैन वाले हैं, पारसी वाले हैं, ये अल्पसंख्यक है। उनकी संख्या लाखों में है। और जो करोड़ों में है, 4 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, तो अल्पसंख्यक नहीं है वो दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वो बहुसंख्यक है। तो हमारे दूसरे बहुसंख्यक जो हमारा यानी भारतीय समाज का जो तबका है, या जिसको आप अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, जो कि दूसरा बहुसंख्यक समाज है, अब इसका दोहन जो है, अब इसमें बस एक ही एजेंडा चलता है, बीजेपी को हराओ। अब इनके लिए कोई और मुद्दा कि हमको शिक्षित होना चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमारी आर्थिक दशा जो सुधरे, ये सारी बातों को छोड़ करके बस बीजेपी को हराव करके मुद्दा काम करता है। तो यह लोकतंत्र की असलियत है। और क्या माने, और जो है नफरत, और कहीं कहीं नफरत के आधार पर हिंसा, ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, जैसा उनको बन पड़ता है, जैसे उनकी ताकत बनती है, जैसा उनको मौका मिलता है, इसका भी सहारा लेते हैं। नफरत तो खैर रहती ही है, नफरत के आधार पर तो वोट लेते ही हैं, और मौका पड़ता है तो और नफरत को फैलाने के लिए वो हिंसा भी करवाते हैं। लेकिन एक बात है कि ये इतना सब वर्णन करने के बाद, इतना सब समझाने के बाद, मुख्य बात आकर के यही टिक जाती है कि हम भारतीय भाई बहन इन विघटनकारी ताकतों के ये विभाजनकारी जो इनकी साजिश है, इसके शिकार क्यों बनते हैं। सवाल आकर के यही टिक जाता है। हम लाख उसका वर्णन करें, लाख आपको समझाएं, और कोई भी समझाए, हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं इन विघटनकारी ताकतों के शिकार क्यों बनते हैं, इस सवाल से मुख मोड़ना सिर्फ जो एक बौद्धिक बेईमानी का परिचायक ही नहीं है। जो असली मर्ज, जो असली बीमारी है, उससे मुख मोड़ने की बात है। बीमारी तो यहाँ पर है।
कि हम इन विघटनकारी ताकतों के जो विघटनकारी इनकी गतिविधियां हैं और उस विघटनकारी यानी गतिविधियों के आधार पर जो वोट छीनने की जो साजिश है उसके शिकार क्यों बनते हैं। हमको तो पता है कि ये जेएनपीसी जो है घोर सांप्रदायिक है, समाज में बांट करके कभी जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को लुभा करके, कभी किसी और को लुभा करके ये ऐसा करती है। समाजवादी पार्टी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे यादव कहे जाने वाले वो भारतीय भाई बहन, इनको मिलाकर के घोर जातिवाद के आधार पर इस समाज को बांटती है। उसी प्रकार जो है वो आरजेडी का लालू और तेजस्वी बांटते हैं। हालांकि लोग बताते हैं कि ये लालू वगैरह का, लालू और जो इनका अखिलेश मुलायम का सिर्फ बांटते ही नहीं है, ये तो चुनाव जीतने के लिए उनका जो है वो हथकंडा है। जो असली उनकी फितरत है समाज में गुंडागर्दी का, जो है गुंडागर्दी और जो है माफिया राज, और दोनों का, आरजेडी का भी और समाजवादियों का भी। और इसी का एक बहुत बड़ा रूप, बहुत विकराल रूप, बहुत विभत्स रूप जो है वो ममता बनर्जी है। यदि इन्हीं की जो गतिविधि चलाते हैं ये समाजवादी के लोग या अखिलेश मुलायम, उसी का सुपरलेटिव डिग्री और भी विकराल रूप ही जो है वो ममता बनर्जी है। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यदि ये चुनाव जीत जाते समाजवादी के लोग या अखिलेश जो है इसको पश्चिम बंगाल बना देते, तो फिर कोई चुनाव और जो है वो काम नहीं करता। चुनाव आयोग का थोड़ा भी असर पश्चिम बंगाल में नहीं है। और इस प्रकार जब तक ये कम्युनिस्टों का शासन रहा करीब 35 साल 38 साल तक, चुनाव आयोग का जरा भी असर नहीं हुआ, जब तक कि उसी के बराबर जो ममता बनर्जी नहीं आई। और ममता बनर्जी ने उन्हीं हथकंडों को अपना लिया जो वामपंथी जो है वो अपनाया करते थे। तो हमारे पश्चिम बंगाल ये एक बहुत बड़ी खतरनाक जो है वो समस्या में फंसा हुआ है वो। और उसके जो अभिशाप के जो है उस पर जो अभिशाप थोपा गया है उसके कई आयाम हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो कम्युनिस्टों का अड्डा है, और वहाँ पर और वहाँ के जितने पढ़ने वाले नवयुवक जो हमारे भारतीय बच्चे हैं उनमें वही वामपंथी जहर जो के साथ जो उनके मन में जो दृष्टिकोण और मानसिकता विकसित की जाती है। तो जो ममता बनर्जी की जो जितनी भी हिंसा है, जितना उसकी गुंडागर्दी है, जितना उसका माफिया के द्वारा जो है दमन है, वह जो है जिस तरह का जहर जो नव युवक हैं जो उनके दिमाग में जो भरा गया है, उस दृष्टिकोण से वो उनको अपराध दिखता ही नहीं है। और किसी ने ये बात उठा भी दिया तो उसको बोलते हैं कि अरे ये करवाते माने वो करवाया जाता है ममता बनर्जी या टीएमसी के गुंडों के द्वारा या उनके माफियाओं के द्वारा। ये जो यूथ में दिमाग यूथ के दिमाग में जो जहर भरा जाता है और जिस तरह का उस जहर के आधार पर जो दृष्टिकोण और मानसिकता बनती है, वो ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा किए गए आतंक और हिंसा को ममता बनर्जी की हिंसा नहीं मानते हैं, उसको भी मानते हैं कि यह जो मोदी करवा रहा है। यह बात मैं नहीं कहना, ये भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता भी जो पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वह ममता बनर्जी को पालने के पक्ष में है।
अब उसके खुद के कार्यकर्ता पिट जाए तो पिट जाए, ममता बनर्जी के हिंसा के शिकार हो जाए तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल की है। वो इनके यूट्यूबर जो माने यूट्यूब या किसी सोशल मीडिया पर कुछ भी कहते रहे कि मोदी मंथन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे कोई भी जिसको देश की चिंता होती है, देश के प्रति उसकी भक्ति होती, तो एक मिनट भी इस ममता बनर्जी को बर्दाश्त नहीं करता। सीधी बात है। जिस तरह की गद्दारी ये केजरीवाल करता है, किसी भी देशभक्त और देश के प्रति चिंता करने वाले व्यक्ति या शासक या प्रधानमंत्री को एक मिनट भी केजरीवाल जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। और इन्हीं सब बातों के लिए भारत के संविधान ने वो व्यवस्थाएं, वो ताकत जो है वो केंद्र सरकार को या को दी हुई है। लेकिन उसकी मंशा हो तब ना। मोदी जी की मंशा नहीं है कि भाई केजरीवाल को बर्खास्त करके दिल्ली के लोगों को और लोगों को राहत दिलाया जाए। मोदी जी की मंशा है कि इस केजरीवाल को पाला जाए, पाल करके फिर इनसे तुलना की जाए और फिर उन्हीं को दिखा करके बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जाए। तो इतनी खतरनाक ये मंशा है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। तो ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडा चौकड़ी काकस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी सपा, इस प्रकार बसपा है, आरजेडी है, टीएमसी है, ये विघटनकारी तो हैं ही। लेकिन इस देश के जो बड़े बड़े अभिशाप हैं, इन पर इनकी घिघी बंद रहती है, इन पर कभी बोलते नहीं हैं और काफी कुछ उनको ढकते भी रहते हैं। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता दल एक पहला ऐसा संगठन है कि देश के बड़े अभिशापों को, वो अभिशाप जो है हमारे आपके माई बाप बन के बैठे हुए हैं, वो जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो है शुरू से देश के साथ गद्दारी करता रहा। जब से वो अफ्रीका में रहा वो, और वहां भी अंग्रेजों का ही वो एजेंट बना रहा, लेकिन सब इतिहास में दिखाते रहे कि वो आंदोलन करता रहा, क्या करता रहा पता नहीं। और अंग्रेज जो पहचान लिए थे कि ये बहुत ही माने सफाई के साथ, विथ ग्रेट डिग्री ऑफ सॉफिस्ट्री, ये अंग्रेजों का दलाल ये बन सकता है और इसको थोड़ी सी सुविधा, थोड़ी सा वातावरण और सुविधा इसको दी जाए तो पहला प्रयोग जब ये हुआ कि जब 1905 में जब यानी बंगाल का विभाजन किया गया, बंग उसको बोलते हैं, बंग या पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था 1905 में। तो बंग के या पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में जो आंदोलन खड़ा हुआ उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए या उसका सामना करने के लिए या उसको असरहीन या उसको बेअसर करने के लिए, प्रभावहीन करने के लिए अंग्रेजों ने या अंग्रेजी सरकार ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को अफ्रीका से यहाँ पर भारत में पैराशूट लाया। और आते ही उसने जो कारगुजारियां की, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है, आते ही वो सार्वजनिक रूप से वो ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इस अंग्रेजी सरकार के प्रति
वफादारी व्यक्त करता हूँ। ये उसके सार्वजनिक वाली बात है। मैं इस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी व्यक्त करता हूँ, इसलिए भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि इस उसने कहा कि इसलिए भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो इस अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत या उसको प्रमाणित करें। उसके कहने का मतलब यह था कि जो है भारत के नौजवान जो है अंग्रेजी सेना में भर्ती हों और प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से प्रारंभ हो गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से ये हमारे जो है भारतीय नौजवान उसकी सेना में भर्ती होकर के अंग्रेजों की ओर से वो युद्ध करें। बताइए, जिस अंग्रेजों के खिलाफ हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला लड़ते हुए वो जान दे दिए, उन्हीं अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए हमारे देश के लोगों को उसी सेना में भर्ती कराने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है पहले तो जो है ये जो है वो यानी वफादारी व्यक्त करता है और हमारे देश के लोगों को भी उसकी सेना में भर्ती करवाता है। तो हमारे देश के लोग ही फैसला करें कि ये मोहनदास करमचंद गांधी कितने खतरनाक स्तर का ये भारत विरोधी मैंने शख्स था ये। और इसने जितने भी हमारे माने देशभक्त किस्म के थे, राष्ट्रभक्त किस्म के थे और हमारे क्रांतिकारी और अमर शहीद थे, सबको ये किनारे रखने के लिए और किनारे करने के लिए इसने हर वक्त साजिशें की, हर वक्त इसने और भारत विरोधी तत्वों को बड़े सफाई से इसने पाला। इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो गद्दार, ये पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ तत्व ऐसे हैं, सभी तो नहीं, कुछ तत्व ऐसे हैं कट्टरवादी किस्म के, जो कि भारत के बाहर किसी इस्लामिक समस्या को लेकर के वो भारत में आंदोलन वो चलाते हैं। उनके लिए आदर्श जो है वो भारत में नहीं मिलते, भारत के बाहर मिलते हैं। कुछ ऐसे कट्टरवादी तत्व जो हमारे इस्लाम आस्था में मिलते हैं। तो उसमें टर्की में जो उसका मुखिया था उसको बोलते हैं खलीफा के संबंध में कुछ वो अंग्रेजों से वो टसल चल रहा था। तो उस खलीफा के समर्थन में भारत में जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व है वो आंदोलन चला रहे थे। जरा हमारे सभी भारतीय भाई बहन जरा बड़े गौर से इसको समझे। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कट्टरवादी तत्व जो है टर्की के खलीफा के समर्थन में, और वो खलीफा का जो मुद्दा था, जो झगड़ा था, वो वहाँ के टर्की के खलीफा और जो है वो क्रिश्चियनों के बीच में था। उसकी बात को लेकर के यहाँ के जो कट्टरवादी तत्व थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, वो उसके समर्थन में भारत में जो वो चला रहे थे आंदोलन, खलीफत आंदोलन। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया कि पहले तो खलीफत आंदोलन का नाम बदला, खलीफत आंदोलन का नाम बदल करके कर दिया खिलाफत आंदोलन, और फिर खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और फिर इसको आज़ादी के आंदोलन का भी नाम दे दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने।
तो इसकी गद्दारी को इस रूप में देखे जाने की जरूरत है। और जैसा कि पहले भी बताया गया था कि जब हमारे इन 3 अमर शहीदों को फांसी जब लगने वाली थी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, इनकी फांसी मुकर्रर थी 24 मार्च की सुबह को, 24 मार्च 1931 को शायद, हाँ 1931 को। तो पूरा देश में उबाल था इनकी फांसी के खिलाफ में, और उस उबाल के चलते भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी। और उसी अनुपात में इस मोहनदास करमचंद गांधी की जो झूठी लोकप्रियता थी वो बेनकाब होकर के वो नीचे भी आ रही थी। तो देश ये कह रहा था कि भाई गांधी महोदय, आप अंग्रेजों से अक्सर आप बात करते रहते हैं, तो अंग्रेजी सरकार से बोल करके, या अंग्रेजी का सरकार के जो वायसराय है उसमें वो लॉर्ड इरविन था, बोल करके इनकी फांसी को रुकवाइए। तो पहले तो ये बहाना कर रहा था, पहले तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बहाना कर रहा था कि अरे यदि एक भगत सिंह मरेंगे तो 100 भगत सिंह पैदा होंगे, इत्यादि वो कुतर्कों के द्वारा न मिलने का बहाना कर रहा था। लेकिन जब इस तरह की यानी भगत सिंह के प्रति जो है भगत सिंह के प्रति जो है वो समर्थन की लहर जो है कांग्रेस को खुद प्रभावित कर रही थी, और कांग्रेस के अंदर से भी जो है, और कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो भी दिखाना चाहती थी कि वो भगत सिंह के समर्थन में है, या भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए जो है वो तैयार है। तो जब कांग्रेस की ओर से भी जब इस तरह का जो दबाव पड़ा, तब वो जाकर के किसी तरह गया हो, और जाकर के उसको कहना क्या था कि इनकी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाई जाए। जाकर के ये गद्दार वहां जाके ये कहता है अंग्रेजों से कि अरे भाई, ये लोग तो बहुत लोकप्रिय हैं, और यदि ये लोग जो है जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं, जनता इनको बहुत चाहती है, और यदि इनको कुछ हुआ तो देश में बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा, बहुत बड़ी अशांति आ जाएगी, और वो बवाल अशांति इस स्तर की होगी कि आप खुद इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि जो इनकी फांसी 24 मार्च सुबह को लगने को है, आप इनको शाम को ही मार दीजिए, शाम को ही फांसी इनको लगा दीजिए, और इसके बाद और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तब तक वो बात काफ़ी ठंडी हो जाएगी, और आप जो है वो स्थिति को कंट्रोल कर लेंगे। फांसी के इतिहास में फांसी अक्सर जो है सुबह ही लगती है, 5 और 6 के बीच में सुबह। फांसी के इतिहास में पहला अपवाद कि शाम को फांसी लगे, यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की माने इन हमारे अमर शहीदों और हमारे देश के खिलाफ गद्दारी का एक प्रमाण है कि हमारे उन अमर शहीदों, और बाकी तो डिटेल आप उनकी कहानी आप सुनते होंगे कि किस तरह से वो उनके शव को जो है छुपा करके ले जा रहे थे ट्रकों पर। वो ड्राइवर को काफ़ी शक हुआ, तब पता चला कि नहीं, ये शव जो है वो भगत सिंह का है। तब गांव वाले इकट्ठा हुए, तो ये तमाम इसके वो दृष्टांत हैं। लेकिन इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कारण ही फांसी के इतिहास में सुबह के बजाय 12 घंटे पहले जो है उनको मारा गया। तो अब हमारे देश के लोग खुद ही फैसला करें कि जो हमारे भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जो कि इतने बड़े हमारे देशभक्ति के इतने बड़े आदर्श हैं,
इतने बड़े प्रतिमान हैं, इतनी बड़ी वो प्रतिमूर्ति हैं, उसको ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है 12 घंटे पहले ही जो है वो मरवाता है, जबकि देश की जनता कह रहे थे कि जाकर इनकी फांसी को रोकवाओ। तो आप लोगों ने गद्दारों के नाम पर वो आप आदरणीय भारतीय भाई बहन, गद्दारों के नाम पर जयचंद और मिर्जाफर का नाम सुना होगा। जयचंद की गद्दारी क्या थी कि वह पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी साधने के लिए हमारे देश के दुश्मन मोहम्मद गोरी से मिल गया। मिर्जाफर की गद्दारी क्या थी कि वो नवाबी की लालच में कि उसके वो जो क्लाइव था उसको लालच दिया था कि तुम यदि इसको हरा दिया जाता है तो तुम्हारे नवाब सिराजुद्दौला को, तो तुमको ही नवाब बना दिया जाएगा। इस तरह के लालच उसने दिया क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो लालच में इस गद्दार मीर जाफर ने जो कि मिर्जाफर जो है नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था, और नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना थी, और ये गद्दारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी या क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे ये गद्दार मिर्जाफर नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना का आत्मसमर्पण करवाया, सरेंडर करवाया। ये गद्दारी है मिर्जाफर की। तो मिर्जाफर का भी गद्दारों के संदर्भ में उसका भी नाम आता है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि देश कह रहा था कि तुम जाकर के अंग्रेजों से कह करके इनकी फांसी रुकवाओ, तो फांसी रुकवाने के बजाय ये जो है इनको 12 घंटा पहले ही मार देने की सलाह दे आया। तो आप लोग खुद ही तय करिए कि ये किस स्तर का ये गद्दार है ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो और इसके बाद कई हैं इसके। और देखिए ये कांग्रेस वाले जो है जो कहते हैं ना कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये तो कई बार बताया गया कि ये इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं है। ये अंग्रेजों के या अंग्रेजी सरकार के दलाल रहे, मुखबिर रहे और उनके चमचे रहे। इसीलिए इन कांग्रेसियों में कई को राय बहादुर मिला हुआ था, नाइटहुड मिला हुआ था। ये इतिहास में आप जानेंगे। तो ये अंग्रेजों के ये जो है वो दलाल थे, मुखबिर थे और चमचे थे। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के नाम पर ये संपूर्ण आज़ादी नहीं मांगते थे कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाएं। ये मांगते थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस के विषय में कई बार इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया गया है कि डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि शासन पद्धति जो है वो किसी भी प्रकार की हो, माने कि वो डेमोक्रेसी हो या आपकी जो है वो एरिस्टोक्रेसी हो या वो ऑलिगार्की हो, जो भी हो, या मोनार्की हो, जो भी है। लेकिन अंतिम जो सत्ता है, फाइनल जो डिसीजन है, अंतिम जो निर्णय है, अल्टीमेट जो पावर है, वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ये लबे लुबाब आपका डोमिनियन स्टेटस है। तो यही वो मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम आज़ादी की लड़ाई। लेकिन हमारे जो ये अमर शहीद और राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारियों का जो ये तबका था,
का नहीं, बिल्कुल अंग्रेजों को यहां से भागना होगा, अंग्रेजों को यहां से भागना होगा, और इससे कम बात नहीं, इससे कम समझौता नहीं। ये उनका पक्का एक मुद्दा था। तो ये मुद्दा जो है वो जनता में लोकप्रिय होने लगा, और कांग्रेस अपने को पीछे पाने लगी। तो आनंद फानंद में, जबकि उसमें कांग्रेस अध्यक्ष का नंबर बनता था सरदार पटेल का, तो सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष न बनवा करके ये फटाफट जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया इस गद्दार नेहरू को। नेहरू की गद्दारियां तो और भी आप लोग जानेंगे। और जो है हमारे इन्हीं क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त अमर शहीदों का मुद्दा, जो कि अंग्रेज यहां से पूर्ण रूप से यहां से जाएं, डोमिनियन स्टेटस की कोई बात ही नहीं है। तो उस मुद्दे को इन कांग्रेसियों ने, खास करके इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू वगैरह ने चुरा लिया। और वही 30 या 31 दिसंबर जो भी है 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जो पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के पीछे भी साजिश है कि हमारे अमर शहीदों का मुद्दा चुराना, जबकि इनका तो मुद्दा था डोमिनियन स्टेटस का, इससे अधिक तो मांगते भी नहीं थे। और यह भी हमारे देश को जाना है कि 15 अगस्त 1947 को वो भी आजादी नहीं है, वो भी डोमिनियन स्टेटस ही है। तो चूंकि यानी संपूर्ण आजादी का मुद्दा हमारे अमर शहीदों का था, हमारे भगत सिंह का था, चंद्रशेखर आजाद का था, अशफाकुल्ला जी इत्यादि जो है अमर शहीदों और राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों का था। इनका तो था ही नहीं। लेकिन उस मुद्दे को चुराने के लिए जो है, और उस साल जो है, उस साल कांग्रेस अध्यक्ष बनने का वरीयता या क्रम जो है या नंबर जो है वो सरदार पटेल का था। तो सरदार पटेल को उसको साइड करके ये तुरंत जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस गद्दार नेहरू को ही कोई इसका श्रेय दिलाने के लिए उसी को कांग्रेस अध्यक्ष बनवाया, और उसी के मुंह से पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वही लाहौर में रावी नदी के किनारे 30 या 31 दिसंबर 1929 को करवाया। ये इतने बड़े सब गद्दार हैं और इतनी बड़ी साजिशें ये सब करते हैं। और ध्यान रहे कि जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तो जिन्ना साहब को ये बदनाम करते हैं ना कि जिन्ना साहब ने देश बांटा, और जिन्ना साहब की बात पर बीजेपी, आरएसएस, जीएनपीसी सब एक साथ में। देश को बांटने वाले यही दोनों हैं, गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और सत्ता दिलाने के लिए ये जो है उसका साथ दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो जिन्ना साहब को बदनाम करते हैं, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 30 या 31 दिसंबर 1929 को होने के बाद किसी ने भी ये नहीं कहा कि पहले हमारे पाकिस्तान का मुद्दा पर हल करो, सेटिल करो, तब हम लोग जो है पूर्ण स्वराज का समर्थन करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सबने जो है पूर्ण स्वराज का समर्थन किया। पाकिस्तान की मांग पूर्ण, और ये सबको जो है ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तान की मांग पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 साल बाद
यानी 1929 में घोषणा किसकी हुई? पूर्ण जो है पूर्ण स्वराज की। 1929 में घोषणा होती है पूर्ण स्वराज की। उसके 11 साल बाद 1940 में घोषणा होती है पाकिस्तान की। इसके पीछे भी बहुत माने वो कारण है। इसीलिए तो इनकी असलियत को सामने लाता है। जो ये जिन्ना साहब को बदनाम करते हैं ना, और जो ये इस तरह से जो गैंग बनाए हुए हैं और जो साजिश करते हैं, उस साजिश का भी ये पर्दाफाश करता है। इनकी जो करतूत रही है, खास करके जो 1936 में जो चुनाव हुए हैं, जब सत्ता मिली है, सत्ता में जो बंदरबाट किया है, बंदरबाट में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो नेता रहे हैं इस कांग्रेस में, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, हालांकि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से बंदरबाट करके उनको दरकिनार किया गया, तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अभी ये जो प्रांतीय चुनाव हुए हैं, जो हुए थे जो 1936 में, पूरी व्यवस्था पूरी हुकूमत तो अंग्रेजों की थी। एक सीमित ढंग से, लिमिटेड वे में, सीमित दायरे में वो प्रांतीय चुनाव हुए थे और प्रांतीय सरकारें बनी थी। तो उसी के बंदरबाट में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कांग्रेसी थे, वो अपने को बहुत उपेक्षित महसूस किए, और वो उपेक्षा की भावना इस कदर हो गई कि भाई कि अभी तो पूरी हुकूमत जो अंग्रेजों की है, जब वो अंग्रेज चले जाएंगे और जब ये हुकूमत इन लोगों के हाथ में आएगी, तब वो मेरा क्या हाल करेंगे, ये सोच करके उधल गए। और ये कारण है कि 4 साल बाद उसको उन्होंने यानी पाकिस्तान की मांग रखी थी। तो पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान बनने के पीछे सिर्फ कांग्रेस है मांग। और इसके बाद तो खैर जब 1940 में जब वो घोषणा ही हो गई, तब से मन में था इसके जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कि भाई सत्ता तो दिलानी है नेहरू को, और उधर उसने घोषणा कर दिया, घोषणा हो गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के प्रति पाकिस्तान बनने की या भारत के विभाजन की। तो पाकिस्तान बनना या भारत विभाजन वाली जो बात थी, उस पर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है नौटंकी शुरू कर दिया कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान जब भी बनना हो तो तुम्हारे शरीर को 2 टुकड़े करता नहीं। इसके नौटंकी चलते रही। खैर इस पर कुछ वीडियो जो है वो जारी किए गए हैं और आगे भी जारी किए जाएंगे। ये दोनों घोर गद्दार हैं, देश को जानना चाहिए। और कोई भी संस्था इस देश में, जो जीएनपीसी के इतिहासकारों ने यानी इस बात को छिपाया, जीएनपीसी के जो है चाटुकार गिरोह है पत्रकारों का, वो भी इस बात को छिपा करके ये जीएनपीसी के एक झूठी महिमा मंडन का वातावरण जो है वो बनाया हुआ है। और जीएनपीसी के चाटुकार मीडिया भी इसी तरह के यानी इन कांग्रेसियों के जीएनपीसी के सारे पापों को छिपा करके जीएनपीसी के पक्ष में एक जो है पूरा माहौल और उनकी झूठी महिमा मंडन का एक वो बना हुआ है। और अब जीएनपीसी नहीं, ये आरएसएस भी इसी कांग्रेस या जीएनपीसी का जो असली चेहरा है कि वो कितनी खतरनाक है इस देश के लिए, कितनी बड़ी गद्दार है इस देश के लिए, कितनी बड़ी देश के दुश्मन है, इसको ढकने में वो आरएसएस ने भी काफी भूमिका वो निभाई होगी। क्योंकि ये बीजेपी उसी आरएसएस की ये राजनीतिक उपज है। यह भी उसी जीएनपीसी के वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और इसके बाद जितने भी और भी सब गद्दार आए, या मैंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब तो खैर
ये सोनिया गांधी और राहुल, इनकी गद्दारियों को भी छिपाने की, ढकने की लगातार ये साजिश जो है बीजेपी या जनसंघ के द्वारा और इसमें मोदी के द्वारा जो है की जा रही है। इसको समझने की आवश्यकता है। तो उसी में किसी ने कहा कि ये गडकरी महोदय ने कांग्रेस की तारीफ की, कहा कि कांग्रेस को भी मजबूत होना चाहिए, और विशेष करके नेहरू की तारीफ किया। तो गडकरी के इस बयान से भारतीय जनता दल को कोई असर नहीं है। बीजेपी का चरित्र ही है कि जेएनपीसी के सभी गद्दारों को, जिसमें सबसे पहले गद्दार आता है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, वहां से लेकर के गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार ये इंदिरा गांधी और गद्दार राजीव गांधी, और ये दोनों जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये बचाने का इनका चरित्र रहा है। तो गडकरी के वक्तव्य से कोई आशय नहीं है। जो राजनाथ सिंह हैं, यानी इनका भी वक्तव्य आप देख लीजिए, ये भी वो बचाव करते ही हैं। लेकिन हमारे देश को जो पहली बार ये भारतीय जनता दल, हमारा देश के लोग समझें कि ये सब बहुत ही खतरनाक किस्म के गद्दार हैं, और ये भी जाने कि भारतीय जनता दल के अलावा और कोई भी दल, वही मैंने बताया कि ये जो है विघटनकारी ताकत तो है ही, लेकिन ये नेहरू के और गांधी के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के गद्दारियों पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। मैंने बताया कि एक बार जो है वो मुलायम सिंह जो है वो रक्षा मंत्री बना था। जब यह वाकया आया कि किस नेहरू ने हमारे दुश्मन चीन को अपने देश का 42,000 वर्ग मील दे दिया है उसको, तब उसको क्या बोलता है मुलायम सिंह, हमसे गलती हुई। गलती किया या दिया किसने? गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। अब मुलायम सिंह क्या बोल रहा है? हमसे गलती हुई। तो जितनी भी गद्दारियां हैं इसके नेहरू की, उसके लिए इन सबों ने एक तरीका ढूंढ रखा है। तो सिर्फ मुलायम सिंह ही नहीं, ये जी न्यूज का जो सुधीर चौधरी है, जो कि डीएनए लेके आता है, डीएनए मतलब डेली न्यूज एंड एनालिसिस, 9 बजे प्रोग्राम आता है जी न्यूज का। नेहरू की जितनी भी गद्दारियों को क्या बोलता है? हमसे गलती हुई, हमसे गलती हुई। यह भी एक साजिश है नेहरू के गद्दारियों को ढकने का। सारी जो गद्दारी इसने जो नेहरू ने किया, यानी दुश्मन चीन को जो है अपनी जमीन दिया और कहा कि वहां तो घास भी नहीं उगती, अब तो खैर वहां जो है लिथियम का भंडार मिला है। तो हमारे देश के लोग तो पूछें, हमारे देश के लोग जो है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन मुलायम सिंह से पूछें और जी न्यूज से पूछें, जो बोलता है ना कि हमसे गलती हुई। गद्दारी किया जवाहरलाल नेहरू ने, और जी न्यूज का सुधीर चौधरी कहता है कि हमसे गलती हुई। मुलायम सिंह कहता है कि हमसे गलती हुई। इस प्रकार तमाम ऐसे हैं जो कि नेहरू की गद्दारियों के ढकने के वो एजेंट बने हुए हैं। और सबसे बड़ा कौन एजेंट है? बीजेपी। गडकरी क्या बोल रहा है जरा देखिए। तो गडकरी की बातों पर हमारे देश के लोग जो है वो तो, और वो इसको भी समझाएंगे। देखिए, जब तक ये भावना नहीं आएगी कि गद्दार नेहरू के समर्थक इस देश के गद्दार माने जाएंगे, और गद्दार नेहरू के गद्दारी के पापों को ढकने वाले भी इस देश के गद्दार माने जाएंगे। तो इस प्रकार जो न्यूज भी इस देश का गद्दार है, जो कि गद्दार नेहरू की गद्दारियों को छुपाता है। और कैसे छुपाता है, मैंने अभी बताया कि जितने भी उसकी गद्दारी के पाप हैं, जैसे उसने हमारे देश की जमीन अक्साई चीन के रूप में लद्दाख का भाग उसने दे दिया चीन को। तिब्बत जो है, जो भारत में मिलना चाह रहा था, वो भी दबा दिया चीन को।
नेपाल जो 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 मिलना चाह रहा था भारत में, वो भी उसको मिलने नहीं दिया। भूटान भी मिलना चाह रहा था। वो तो सिक्किम जबरदस्ती आकर के मिला भारत से, उसका तमगा लूटते हैं। सिक्किम का ये सब जो जेएनपीसी वाले तमगा लूटते हैं कि इन्होंने सिक्किम मिला। सिक्किम अपने आप आके मिला है। और अंडमान निकोबार के पास एक जो कोको द्वीप है, वो इस गद्दार नेहरू ने बर्मा को दे दिया, और बर्मा से ले लिया उसने अपना जो दुश्मन चीन है। अब अंडमान निकोबार को में तो अपनी जो नौसेना है, जो अपनी जो नेवी है, काफी विस्तार किया। और हिंद महासागर में, खासकर बंगाल की खाड़ी पे, बंगाल में काफी जो है वो भारतीय नौसेना का मतलब विस्तार है, दबदबा है। लेकिन उसमें एक खोट आ गया ना, वो बगल में जो अगर किसी ने अपना वो बेस बनाया हुआ है, तो भारत के लिए जो सुरक्षा का जो थ्रेट है, जो उसके लिए खतरा है, उसकी जड़ में है ये गद्दार नेहरू है, जिसने कोको द्वीप को जो है वो दे दिया था बर्मा में, बर्मा से ले लिया था अपने दुश्मन चीन ने। तो गडकरी क्या है? गडकरी की तमाम गद्दार हैं देश के, जो कि नेहरू की गद्दारी को छिपाते रहते हैं। लेकिन देश को बिल्कुल जानना चाहिए, देश को उनको आज़ादी, ये तो है ये मानसिक गुलामी। तो मानसिक गुलामी से बाहर आना है कि अन्य देश के गद्दारों को अब तक यहाँ के कि राष्ट्रपिता और राष्ट्र का चाचा, ये तो है। जब तक राष्ट्रपिता के रूप में ये मोहनदास करमचंद गांधी रहेगा, यानी हमारे देश की मानसिक गुलामी की सबसे बड़ी वो निशानी है। तो खैर, भारतीयता के माहौल को लाना है। और जो 9 से 30 वीडियो हैं, हम ये जो है हमने बताया हुआ, आज मैंने बताया कि उसकी एक स्पेलिंग है, स्पेलिंग मैंने बताया था, कल भी मैं बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ये सारे वीडियोस जो है जन जन तक पहुंचाना है। हमारे पास भी साधन होगा, मैं भी पहुंचाऊंगा। भारत की रक्षा करनी है, भारतीय समाज की रक्षा करनी है, भारतीयता के आधार पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।